Hello, welcome back in AS Academy Digital Classes. So today I'm going to discuss about data frame and its operation. इससे पहले मैंने 9 वीडियो आपको दे रखा है और आज वीडियो नंबर 10 की बात कर रहा हूँ और यहाँ हम बात क्या करेंगे तो today's topic are related to the data frame and CSV file. आज का टॉपिक ये है कि कैसे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा को इन बिटवीन CSV files and data frame. Means today I'm going to discuss about how to copy the data from CSV file to data frame. CSV फाइल से अगर डेटा को डेटा फ्रेम पे ले जाना है तो हम इस काम को कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज CSV, ये CSV फाइल होते क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना होगा। देखिए CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब ये हो गया कि कई सारे वैल्यूज हैं एंड दे आर रिटन विद द हेल्प ऑफ द कॉमा सेपरेशन। मींस हम दो वैल्यू के बीच में कॉमा को यूज कर रहे हैं एज अ सेपरेटर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इस एग्जांपल पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आप देखिए ये मैंने कॉमा डाल रखा है इन जगहों पे, इन सब जगहों पे। तो दिस इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इट्स अ रेफर टू द टेबुलर डेटा that has been saved as a plain text। मतलब टेबुलर डेटा को हमने प्लेन टेक्स्ट में सेव कर लिया और डेटा सेपरेटेड हो रहा है कॉमा से। इसका फायदा ये मिलता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। तो पहला एडवांटेज ये है कि इट्स अ वेरी इजी वे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। कॉम्पैक्ट भी होता है, यूबिक्विटस भी होता है। कॉमन फॉर्मेट होता है डेटा इंटरचेंज करने का। डेटा इंटरचेंज करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका होता है एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफर करने हैं, शेयर करने हैं, भेजने हैं तो दिस वन इज द बेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे सिंपल डेटा ही होता है और अच्छी बात यह है कि टेबुलर फॉर्मेट में ही होता है ये। ठीक है, कैन ओपन दिस इज अनदर एडवांटेज कि आप CSV फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या ओपन ऑफिस कैल्क या कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसे खोल सकते हैं। ये खुल जाता है, इवन कि ये नोटपैड में भी खुल जाता है। दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस फाइल। ऑल स्प्रेडशीट सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टू द CSV फॉर्मेट। और सारे जितने भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं डेटा को यहाँ से एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और हमें तो पाइथन भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और इनसाइड द पांडास यू विल डू दिस। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं हम इस काम को। सबसे पहला बात करते हैं रीडिंग, कि हाउ यू विल रीड द डेटा फ्रॉम ए CSV फाइल एंड दैट डेटा विल बी ट्रांसफर टू द डेटा फ्रेम। रीडिंग के काम के लिए हमारे पास एक फंक्शन है एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड रीड CSV फंक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? रीड CSV फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम ए CSV फाइल इनटू ए डेटा फ्रेम। रीड CSV फंक्शन से क्या होता है कि आप CSV फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं और उस डेटा को डेटा फ्रेम में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस? ये मान लीजिए आपका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, आपने PD हमने इसलिए लिखा क्योंकि बाय अज्यूम दैट कि हमने इंपोर्ट pandas as PD किया होगा। PD.read CSV। अब हमने मेथड को कॉल किया। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड द फाइल नेम एंड अगर फाइल किसी दूसरे लोकेशन पे स्टोर्ड है तो यू हैव टू गिव द पाथ आल्सो, पाथ ऑफ द फाइल नेम। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी data.csv फाइल की बात कर रहा हूं और ये फाइल हमारे पांडा लैब नाम के फोल्डर जो कि पाइथन प्रोग्राम के अंदर है और ये पाइथन प्रोग्राम जो कि D ड्राइव के अंदर है। तो ये क्या हो गया? फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज द पाथ, फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज द पाथ एंड दिस इज द नेम ऑफ द फाइल। ये फाइल का नाम है। data.csv क्या हमारा फाइल का नाम है। तो इस तरीके से अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेटा CSV के अंदर में ये इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर कर रखा है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, एडमिशन नंबर, कॉमा नेम। अच्छा, डोंट ट्राई टू गिव एनी स्पेस आफ्टर कॉमा। कॉमा के बाद आप स्पेस मत देना, क्योंकि आप स्पेस दोगे तो दैट स्पेस इज आल्सो काउंटेड एज अ वैल्यू। ओके, तो उसको भी वैल्यू में ही काउंट कर लिया जाएगा। तो स्पेस देने की जरूरत नहीं है। जस्ट पुट अ कॉमा एज अ सेपरेटर, पुट अ कॉमा एज अ सेपरेटर एंड राइट योर डेटा। ठीक है। हाँ, अगर दो डेटा के बीच में आपको स्पेस चाहिए तो देन यू कैन गिव इट। जैसे मान लो एक कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, तो मल्टी वर्ड्स अगर आपको लिखना है तो आप दे दो वहां पे, दैट इज द नॉट प्रॉब्लम। लेकिन दो डिफरेंट वैल्यूज के बीच में जो सेपरेशन होगा वो कॉमा होगा और कॉमा और अगले वैल्यू के बीच में स्पेस मत देना। ठीक है, अदरवाइज स्पेस इज आल्सो काउंटेड एज अ डेटा। चलो अब एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे। मान लीजिए इस फाइल से इंफॉर्मेशंस को रीड करके किसी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करना है तो हम क्या लिखेंगे? द फर्स्ट कमांड इज इंपोर्ट। आपको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद आपको PD.read CSV मतलब read CSV मेथड को कॉल करना होगा एंड सिंपली यू हैव टू प्रोवाइड द पाथ। पाथ के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंप्यूटर्स पे पाथ तो सिंगल स्लैश से होता है बिकॉज दिस स्लैश इज द स्पेशल कैरेक्टर। तो इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे स्लैश एन से स्लैश न्यू लाइन हो जाते हैं, स्लैश टी से टैब और स्पेस हो जाते हैं। तो अगर आपने सिंपल स्लैश दिया तो स्लैश के बाद का जो अगला कैरेक्टर है उसको स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे ये काउंट करना शुरू करेगा, तो इट विल कंफ्यूज।
पाइथन आपका कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए स्लैश को मतलब मैं बताना चाहता हूं कि आई वांट टू यूज दिस स्लैश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसके आगे वाले कैरेक्टर को तुम काउंट करो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डबल स्लैश लगा दूंगा, क्या करूंगा डबल स्लैश लगा दूंगा। एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर डबल स्लैश। देखो जहां जहां भी सिंगल स्लैश था पाथ में उन सब जगह पे मैंने ये देखो ये सिंगल स्लैश है ना, इनकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे डबल स्लैश लिख दिया। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखो एक सिंपल कमांड है, एकदम वेरी सिंपल वे, रीड सीएसवी के अंदर फाइल का पाथ दिया और उसका फाइल का नाम बता दिया, और वो क्या करेगा डेटा को सीएसवी फाइल से रीड करके डेटा फ्रेम में ट्रांसफर कर देगा। एंड नाउ सिंपली प्रिंट द डेटा फ्रेम। और जब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करोगे, ठीक है, और डेटा फ्रेम को प्रिंट करोगे तो देखो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। देखो ये एडमिशन नंबर दैट इज द कॉलम, तो ये कॉलम बन गया नेम, दैट इज द नेम, एड्रेस, ये एड्रेस आ गया, फी, ये फी आ गया, और देखो ये 101 ये अमित दिल्ली, 5000 5800 102 नेहा, 103 विपुल। देखो इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया, दिख रहा है आपको, है ना। अच्छा ये क्या है, दिस इज द रो इंडेक्स, क्योंकि डेटा फ्रेम में कॉलम इंडेक्स होते हैं, रो इंडेक्स होते हैं, तो रो इंडेक्स इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दिया 012, ये रो इंडेक्स हो गया। एक चीज और बता दूं, अगर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि मैं पाथ के साथ सिंगल स्लैश ही यूज करूं, आई डोंट वांट टू गिव द डबल स्लैश, मैं डबल स्लैश नहीं देना चाहता हूं, तो आपको आर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। और आर स्टैंड्स फॉर द रॉ डेटा। जब आप आर के साथ आप पाथ नेम मेंशन करोगे तो यू आर एबल टू गिव द पाथ नेम विद द सिंगल स्लैश, आप सिंगल स्लैश के साथ दे सकते हो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो दिस वे यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द माय आइडली एंड इनसाइड द आइडली आई एम गोइंग टू शो यू, मैं दिखाता हूं कि इस काम को आप कैसे करोगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको CSV फाइल भी ओपन करके दिखाता हूं और आइडली को ओपन करता हूं। चलते हैं अपने आइडली के ऊपर। तो मैं अपने आइडली पे आ चुका हूं और यहां मैं सबसे पहले एक बार फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आपको वो CSV फाइल दिखाने हैं। तो मैं एक बार CSV फाइल आपको दिखाता हूं। मैं चलता हूं अपने डी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे मैंने यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम पे आ गए, पाइथन प्रोग्राम के अंदर मैं पांडा लैब्स के अंदर आ जाता हूँ, ये मेरा पांडा लैब हो गया। एंड पांडा लैब के अंदर देखो ये मेरा डेटा नाम से एक फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन विथ, मैं इसको नोटपैड करके आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसको नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। लुक एट दिस, ये नोटपैड में ये फाइल देखिए खुल गया आपका। ये नोटपैड में बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए जैसे आपने लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ अगर स्पेस है तो देखता हूँ, नहीं है, स्पेस नहीं है, कॉमा दे रखा है, ठीक है, कहीं कोई स्पेस नहीं है, देखो कॉमा दिया हुआ है ये, ओके। तो डेटा के बगल में कोई स्पेस नहीं होना, जैसे यहाँ पे स्पेस है तो इस स्पेस को मैंने खत्म किया, इस स्पेस को भी मैं खत्म कर देता हूँ, इस स्पेस को भी खत्म कर देता हूँ, यहाँ से भी स्पेस को खत्म कर देता हूँ, यहाँ से भी स्पेस को खत्म कर देता हूँ, और कहीं कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एडमिशन नंबर में मुझे स्पेस देना है बिकॉज इट्स द कॉलम हेडर, तो मैंने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सेव कर दिया, ये CSV फाइल में ही सेव हो जाएगा, सेव हो गया। अब मैं इसको आपको इसी फाइल को एक्सेल में ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन विथ राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया और एक्सेल 2000 ये देखिए यहाँ पे एक्सेल हमारा खुल रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको देखिए डेटा आपका आ गया, बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है। आपने तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डाला था, लेकिन देखो इसको एक्सेल ने बिल्कुल रो एंड कॉलम्स के बीच में फॉर्म में आपको दिखा दिया। तो दैट यू अंडरस्टैंड कि कैसे CSV फाइल बनाएंगे। अगर CSV फाइल बनाना है आपको तो सिंपल नोटपैड ओपन कीजिए या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में सेव एज CSV फाइल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेव एज CSV फाइल का। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि इस फाइल पे जाएंगे, मान लीजिए मेरा डाटा आ गया। अब इसमें एक रो मान लीजिए मुझे ऐड करना है, सपोज कीजिए मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ 104 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तन्मय, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हरियाणा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 8790, ठीक है। और अब मैं इस फाइल को सेव एज करना चाहता हूँ CSV फॉर्मेट में, तो मैं सेव एज पे जाता हूँ। सेव एज पे मैं इसी पांडा लैब के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे फाइल टाइप में देखिए कॉमा CSV लिखा हुआ है ना, कॉमा डिलिमिटेड, तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इसको दोबारा सेव कर सकते हो, ठीक है। इसने तो बाय डिफॉल्ट ले लिया था, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये कहेगा सेव करने के लिए, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, देखो फाइल सेव हो गया। डू वांट टू चेंज कीप यूजिंग दैट फॉर्मेट, मैं बिल्कुल यही फॉर्मेट यूज करना चाहता हूँ, मैं कुछ और नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। मैंने इसको क्लोज कर दिया, सेव हो गया ये, ठीक है। ये फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई, इसको मैंने डेटा CSV कर दिया, सेव कर दिया, यस कर दिया। ये क्या कह रहा है, सम फीचर वर्कबुक माइट बी लॉस्ट इफ यू सेव इट CSV, डू यू वांट टू कीप यूजिंग दैट फॉर्मेट, नो कर देता हूँ, चलो एक मिनट रुको। ये एक्सेल्स अपनी
तरफदारी कर रही है, कोई बात नहीं, मैं इस बार यस करके इसको बंद ही करूंगा, यस कर देता हूँ, बंद हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पता नहीं पीछे क्यों नहीं हुआ था, नोटपैड ओपन विद करता हूँ और नोटपैड में आता हूँ, तो देखो ये नोटपैड में हमारा रिकॉर्ड ऐड हो चुका है और कॉमा सेपरेटेड, अपने आप देखो यहाँ पे कॉमा आ गया। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कॉमा सेपरेट वैल्यू। तो चलो CSV फाइल आपको दिखा दिया मैंने कि कौन सा CSV फाइल है। अब इस फाइल का अगर मैं पाथ आपको दिखाना चाहूँ तो इसका पाथ भी आप ओपन कर सकते हैं। पाथ कैसे आपको पता करना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये पूरा फोल्डर का पाथ आ गया यहाँ से, मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ और उसके आगे में /data/CSV लगा दूंगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब आ गया हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ फाइल के अंदर में, न्यू फाइल करता हूँ। न्यू फाइल के अंदर यहाँ पे मैं इसको जरा सा साइज एडजस्ट कर लूँ अपने हिसाब से, सो दैट कि आई एम एबल टू सी इट प्रॉपर्ली। ओके चलो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट numpy, मैंने अभी numpy का हमें कोई जरूरत तो है नहीं बट यूज कर लेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले डेटा फ्रेम obj इज इक्वल टू या डेटा df_csv कर देता हूँ और यहाँ पे pd.read अंडरस्कोर csv देता हूँ और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में जो मैंने कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे data.csv लिख देता हूँ, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इतना ही पे रन करा के आपको दिखाना चाहूंगा, मुझे देखना एरर मैसेज मिल जाएगा, डेटा ठीक से रीड नहीं हो पाएगा शायद, देखता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ, कहाँ गया कर्सर, वेयर इज द कर्सर, एक मिनट, इसने सेव करने के लिए पूछा, मैं पहले एक बार कर्सर को ले आऊँ यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा फ्रेम after reading from CSV फाइल, ठीक है। तो इसको रन कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ अपने डी ड्राइव पे और यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम के अंदर आ गया और यहाँ पे मैं आता हूँ पांडा लैब के अंदर में। पांडा लैब के अंदर आने के बाद अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रीड मतलब CSV to डेटा फ्रेम, CSV to DF के नाम से, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो अभी मैंने सिंगल कोट्स डाला है और देखता हूँ कि क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या आएगी, देखते हैं एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। अभी तो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट होने इसने रीड कर लिया, सिंगल CSV के साथ भी देखो इसने रीड कर दिया डेटा को विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये सही काम कर रहा है, इसने सही तरीके से पाथ को ले लिया और रीड भी कर लिया, ठीक है। अगर मैं डबल लगा दूं तब क्या ये काम करेगा, मैं इसको भी चेक कर लेता हूं डबल के साथ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि आप बिना R फॉर्मेट का भी, क्योंकि मैंने लेटेस्ट वर्जन ऑफ पांडास को रखा, पाइथन को रखा हुआ है, तो ये फिर भी काम कर रहा है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, तो अच्छी बात है, ये भी हमारा काम हो गया, गुड, वेरी गुड। और अगर मैं R के साथ लगा के देखता हूँ, जरा सा मैं R फॉर्मेट को भी यूज करके देखता हूँ कि क्या R फॉर्मेट के साथ हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करके इसको रन कराता हूँ और देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं, स्टिल इट इज वर्किंग। तो वेरी गुड, ये आपके लिए अच्छी बात है कि पांडा में इतने सारे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है फाइल के रीडिंग के केस में। आप R के साथ यूज कीजिए, आप विदाउट R यूज कीजिए, सिंगल कोट के साथ भी और डबल कोट्स के साथ, डबल स्लैश के साथ और सिंगल स्लैश के साथ। ओके, तो डेटा फ्रेम देखिए आपका रीड हो गया, रीड होके ये प्रिंट भी हो गया। तो नाउ यू अंडरस्टैंड्स कि कैसे फाइल से डेटा को रीड करना है CSV फाइल से और कैसे उसको डेटा फ्रेम में ट्रांसफर करना है, कैसे उसको प्रिंट करना है। तो बेसिक यू अंडरस्टैंड। Now move on the next. The next is the how reading CSV file with the customized column name. अब मैं कॉलम नेम को चेंज करना चाहता हूँ। मींस कि अभी तक क्या था कि कॉलम का नाम एडमिशन नंबर आ रहा था, नेम आ रहा था, फी आ रहा था। आई वांट टू चेंज समथिंग डिफरेंट। तो ये कैसे होगा, मतलब हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम ऐसा कर सकते हैं। योर CSV फाइल डज नॉट कंटेन कॉलम हेडर, मान लीजिए उसके पास कॉलम हेडर नहीं है एंड यू वांट टू गिव योर और कॉलम हेडर, रीड एज अ रोज एज अ कॉलम हेडर। नॉर्मली क्या करता है कि जब आप रीड CSV करते हैं तो वो जो फर्स्ट रो होता है उसको कॉलम हेडर के तौर पे मानता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कॉलम हेडर नहीं हो और आपको खुद का कॉलम हेडर बताना है, तो देन वी हैव अ नेम्स आर्गुमेंट विद द रीड CSV फंक्शन। तो रीड CSV के साथ अगर आप नेम आर्गुमेंट्स को यूज करते हो तो यू विल गेट अ फैसिलिटी टू स्पेसिफाई योर ओन कॉलम नेम। आप अपना खुद का कॉलम नेम बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, जरा सा एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी एग्जांपल में मैंने यहाँ से कॉलम हेडर को हटा दिया, मैंने कॉलम हेडर को हटा दिया यहाँ से, और कॉलम को हटाने के बाद नाउ आई एम गिविंग द माय ओन कॉलम नेम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा और देखो यहाँ पे डबल कोट्स फाइल हैंडलिंग बंद करने के बाद यहाँ पे नेम्स इक्वल टू
और नेम्स इक्वल टू सीक्वेंस में लिस्ट के फॉर्म में आपको डिफरेंट कॉलम नेम प्रोवाइड करने हैं। बस ये ध्यान रखना नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो मैच होने चाहिए। तो इस तरीके से आप कॉलम नेम भी देख के कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको उसी प्रोग्राम में एक बार चेंज करके दिखाता हूं अपने आइडली के ऊपर। देखो ये मैंने इसको चेंज किया तो ये इस तरीके से डेटा को रीड कर रहा है, ठीक है। तो चलो मैं एक बार आइडली पे करके दिखाता हूं आपको। तो ये मैं अपने आइडली पे आ चुका हूं और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, इसको रहने देता हूं। कॉलम हेडर है तो है, मैं यहाँ पे सिंपली इसको मैं बना देता हूँ कमेंट्स, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम्स इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, नेम्स इक्वल टू, नेम नहीं है, नेम्स इक्वल टू, और मैं इसको मान लो फर्स्ट कॉलम है तो कॉलम 1, मैं इसका नाम देता हूँ कॉलम 1, सेकंड कॉलम का नाम देता हूँ कॉलम 2, थर्ड कॉलम का नाम देता हूँ कॉलम 3 और फोर्थ कॉलम का नाम दे देता हूँ कॉलम 4, ठीक है। अच्छा आप ध्यान रखना, मैंने अपने डेटा में से अभी तक कॉलम हटाया नहीं है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के बाद देखना आपके साथ क्या होने वाला है कि इसने ये कर लिया कि जो फर्स्ट रो था, जैसे ही आपने नेम्स लगाए, जैसे ही आपने नेम्स एट्रीब्यूट्स को लगाया अपने फंक्शंस रीडिंग के टाइम में, तो इसने ये एज्यूम कर लिया कि योर डेटा फाइल, योर CSV फाइल डज नॉट हैव अ हेडर, इसके पास हेडर रो नहीं है। और इसने क्या किया, खुद का हेडर रो डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने क्या किया कि खुद का हेडर रो डिफाइन कर दिया। ये देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, खुद का हेडर। और जो पहला रो था आपका उसको भी रिकॉर्ड मान के उसने उसको एज अ रिकॉर्ड रीड कर लिया। अब ये एज अ रिकॉर्ड रीड हो रहा है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ नेम्स, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए आपको पता है कि वो है, तब तो मत नेम्स को यूज करो अगर ये हेडर है तो। और अगर आपको लगता है कि इनसाइड योर डेटा देयर इज अ नो हेडर, तो देन यू विल यूज द नेम्स टू गिव योर ओन कॉलम नेम, और या फिर आप उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो names attribute को। ओके, move on the next. The next is the customize on column name में ही sometimes we don't want to use the first row as a header. हम अपने first row को header के तौर पे यूज नहीं करना चाहते हैं, है ना, and our CSV file does not have a header, ठीक है। तो ऐसे केस में हम header is equal to none यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को हम ये बता दें कि दिस इज नॉट अ हेडर, तो हम क्या करते हैं, वहां पे header equal to none बता देते हैं। क्या बताएंगे, हेडर इक्वल टू नन बता देंगे। ऐसे केस में जब वो उसको रीड करेगा तो कॉलम का जो नाम है वो 0 1 2 3 के फॉर्म में दे देगा। जैसे ही आपने हेडर इक्वल टू नन कह दिया तो वो कॉलम का नाम 0 1 2 3 दे देगा, ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स नंबर असाइन कर देगा। लेट्स मूव ऑन द आइडली। तो चलो आइडली पे दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे कि जैसे कि ये वाला इंफॉर्मेशन था, मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल C किया, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको तो पहले कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। मैंने कॉल्स को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, हेडर, और हेडर इक्वल टू क्या लिख दिया, नन। हेडर इक्वल टू क्या लिख दिया, नन। एंड नाउ आई एम सेविंग दिस। आप देख लो मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हेडर इक्वल टू नन लगा दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस मॉड्यूल। तो दिस टाइम व्हाट हैपेंड, देखो एडमिशन नंबर नेम एड्रेस जो था उसको ये मान लिया कि दिस इज नॉट द हेडर, दिस इज द रिकॉर्ड, दिस इज द रिकॉर्ड। तो कॉलम का नाम क्या दे दिया, 0 1 2 3। तो समझ में आ गया कि नेम्स अगर आप यूज करोगे तो यू कैन गिव योर ऑन कॉलम नेम, और अगर आप हेडर इक्वल टू नन यूज कर दोगे तो इट्स विल गिव द डिफॉल्ट नेम। अच्छा अब एक चीज देखें कि मैं हेडर इक्वल टू नन कर दूं और फिर तो बात तो बराबर ही है, कोई मतलब नहीं है ऐसे काम को करने का, इट्स अ वर्किंग फाइन, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। What is the next? The next is this कि reading from skipping rows. Suppose करो कि आप किसी रो को skip करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पहले के दो रो skip हो जाए। Sometimes we want to skip header rows and some other rows while fetching the data. मतलब डेटा हम फेच करते समय हम चाहते हैं कि भाई header रो को skip कर जाए, है ना। जैसे अभी क्या हो रहा है कि हम names को यूज कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है कि एडमिशन नंबर और वो सब तो मैंने डिलीट किया नहीं था, तो उसको इसने क्या किया, कॉलम हेडर उसको रिकॉर्ड समझ के यूज कर ले रहा है। बट मैं चाहता हूं कि नहीं, उसको रिकॉर्ड नहीं समझे, उसको स्किप ही कर जाए, ठीक है, उसको रीड ही नहीं करे। तो यहां पे आपके पास ऑप्शंस होता है स्किप रोज एट्रीब्यूट्स का। कौन सा एट्रीब्यूट्स, स्किप रो आर्गुमेंट्स कह सकते हो। दिस आर्गुमेंट प्रोवाइड यू द फैसिलिटी कि यू कैन स्किप द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज और स्पेसिफाइड रोज। देखो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज कह सकते हो या स्पेसिफाइड रोज कह सकते हो। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज का मतलब है कि यू हैव गिवन द n हियर, एंड जब आप n दे रहे हो तो
n नंबर ऑफ रोज को क्या करेगा, वो स्किप कर देगा, n नंबर ऑफ रोज को क्या करेगा, स्किप कर देगा। लेकिन अगर आपने रो नंबर दे दिया इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे दिया, तो जो जो रो नंबर बता दोगे उस रो नंबर को स्किप कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे यूज करते हैं जरा सा देखिए। सपोज कीजिए उसी एग्जांपल्स की बात मैं कर रहा हूं और दिस टाइम मैंने यहां पे स्किप रोज 1 लिखा है। स्किप रोज 1 लिखा तो क्या हो गया कि एक नंबर रो को उसने स्किप कर दिया। क्या किया उसने, और यहां पे मैंने नेम्स लिखा हुआ है, यहां पे मैंने नेम्स लिखा हुआ है। तो ये जो एडमिशन नंबर वाला रो था, ये रो देखो यहां पे स्किप हो चुका है। ध्यान से देखना, ये रो यहां पे क्या हो गया, स्किप हो गया हुआ है। ठीक है, इस नेम्स के साथ यूज किया और यहां पे नेम्स कॉलम आ गया हमारा। लेकिन अगर आप ये नहीं लगाए होते तो ये एडमिशन नंबर भी यहीं पे दिख रहा होता। चलो मैं इसको दिखाता हूं जरा सा आइडियली पे चल के। तो यहां मैं आइडियली पे आया हुआ हूं और देखिए हमारा ये स्किप रो, मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा, इसके साइज को लेंथी कर लेता हूं सो दैट यू आर कैपेबल टू व्यू इट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा मैं इस वाले एग्जांपल्स को एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूं। इसी एग्जांपल्स को कंट्रोल सी करता हूं और यहाँ पे एंटर, और इसको बना देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे एंटर लगा के इसको कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने इसको कहा स्किप रोज, और रोज इक्वल टू मैंने कहा 1, एक रो को स्किप करो। ठीक है, तो हेडर रो को मैं स्किप करवा रहा हूँ, सेव करके मैं रन करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एडमिशन नंबर वाला जो ये जो पोर्शन था, ये देखो यहाँ पे आना बंद हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको और भी ज्यादा रोज को स्किप कराने हैं, सपोज कीजिए कि आप एक रो से नहीं, आप चाहते हो 4 रो स्किप हो जाए, 2 रो स्किप हो जाए, तो पहले के 2 स्किप हो जाएंगे। पहले के 2 रोज को स्किप अगर करना है मान लीजिए, तो मैं फर्स्ट 2 रोज के लिए लिख रहा हूँ, लास्ट 2 रोज का यहाँ पे कोई नहीं है, आपको इनिशियली बताना है कि इस रो को स्किप कर देना है। तो देखो फर्स्ट 2 रोज हो गया, 101 भी खत्म हो गया, 102 से स्टार्ट हो रहा है। पहला रो तो एडमिशन नंबर वाला था, सेकंड रो 101 था। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसी में क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने स्किप रो 2 कह दिया और मैं ये नेम्स को भी हटा देता हूं, मैं सपोज करो कि इस नेम को भी हटा देता हूं, कंट्रोल एस से सेव करता हूं, रन कराता हूं, तो क्या होगा अब हमारा, देखो कोई कॉलम उसने क्या किया, जिस रो को आपने, क्योंकि आपने 2 रो स्किप करने के लिए कह दिया, तो जो थर्ड रो है दैट रो बिकम्स द कॉलम हेडर। वो क्या बन गया, हमारा कॉलम हेडर बन गया यहाँ पे। तो गौर कर रहे हैं आप इस चीज को, तो दैट इज द डिफरेंसेस हियर। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आपको आ गया कि अगर आप स्किप रोज के साथ विदाउट नेम्स के साथ स्किप रो यूज करोगे, तो जो फर्स्ट रो बनेगा आफ्टर स्किपिंग दैट रो बिकम द कॉलम हेडर। इसके बाद आता है कि स्पेसिफाइड नंबर रोज को मैं कैसे हटाऊं। मान लीजिए मैं एक सर्टेन रोज को हटाना चाहता हूं, तो उसे मैं कैसे हटाऊं। मैं किसी एक रो को हटाना चाहता हूं, भाई रो नंबर 0 को हटा दो, रो नंबर 3 को हटा दो, सपोज करो 1 और 2 को सिर्फ रीड करो। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना होगा, स्किप रोज के साथ हमें स्किप रोज के साथ ये रो नंबर बताना होगा कि 0 नंबर रो 2 नंबर रो को स्किप करो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो स्किप रोज को। तो और मैं दिखाता हूं आपको अपने आइडियली पे कि कैसे हम इस काम को करेंगे। मान लीजिए ये यहाँ पे स्किप रोज वाला मैं एग्जांपल्स को एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ एंड एंटर दबा के और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये, चलो मैं इसको नीचे डाल देता हूँ तोड़ के, कोई बात नहीं, एरर नहीं आना चाहिए, देखता हूँ, उम्मीद है। और ये आ गया हमारा, और यहाँ पे मैं स्किप रो को भी नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं स्किप रो 2 नहीं देखे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 नंबर रो को स्किप करो और 2 नंबर रो को स्किप करो, 0 और 2। ठीक है, तो आइए इसको एक बार मैं रन कराता हूँ। ये वाले को मैं कमेंट्स बना दूं, क्योंकि एक साथ 2 एग्जीक्यूट कराने का कोई मतलब नहीं है। ये कमेंट हो गया हमारा, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। तो रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखिए इसने सेव करने के लिए कहा, सेव किया, और इसने 0 और 2 को स्किप किया। अब जरा सा देखिए 0 नंबर पे क्या था। अगर मान लीजिए मैं 0 नहीं देता हूं, मैं पहले एक बार और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं 0 नहीं देता हूं तो क्या होगा। मान लीजिए 0 की जगह पे मैंने 1 बोला, 1 and 3 बोला, या 1 and 2 बोला, सपोज करो। ठीक है, रन कराता हूं मैं इसको। तो 1 and 2 बोला, तो ये क्या किया, एडमिशन नंबर इसका 0 नंबर रो पे काउंट किया जाएगा। जो 101 था वो 1 नंबर रो पे था, 102 जो था वो 2 नंबर रो पे था, 103 जो था वो 3 नंबर पे था, 104 जो था वो 4 नंबर रो पे था। तो आपने क्या कमांड दिया था, आपने कमांड ये दिया कि भाई 1 और 2 रो को स्किप करो। तो 1 and 2 रो को अगर स्किप करेगा तो 1 नंबर पे तो 101 था और 2 नंबर पे 102 था। तो ये एडमिशन नंबर वाला जो कॉलम है वो आ गया ना, पहला वाला रो,
उसको भी इसने मान लिया रिकॉर्ड और इस तरीके से आपको दिखा दिया। तो अगर आप 0 लगा दोगे इसी की जगह पे 0 और मान लीजिए मैं 0 के बाद मैं चाहता हूं कि 2 को स्किप करो, 2 के साथ मैं चाहता हूं 4 को भी स्किप करो। मैंने अल्टरनेट रोज को स्किप करवा दिया, ठीक है। अब मैं रन करवा रहा हूं तो देखो 0 के कारण हमारा ये एडमिशन नंबर वाला खत्म हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि 2 को स्किप करो तो 102 खत्म हो गया। उसके बाद मैंने बोला 104 को स्किप करो तो देखो 104 भी खत्म हो गया, क्योंकि फोर्थ रो पे है 104, फोर्थ रो पे है 104। कंफ्यूजन को दूर कीजिए। ये एडमिशन नंबर इज द 0 रो, यहां सही दिख रहा है आपको। 101 इज द फर्स्ट रो, 102 इज द सेकंड रो, 103 इज द थर्ड रो, 104 इज द फोर्थ रो। तो इस तरीके से आप स्किप रोज को यूज करके स्पेसिफाइड रोज या स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज को आप स्किप करा सकते हैं। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। अब डेटा फ्रेम इंडेक्स लेवल्स फ्रॉम CSV फाइल। पाइथन pandas allows us to use the columns of a CSV file as a data frame index level। ठीक है कि हम डेटा फ्रेम इंडेक्स लेवल्स के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि इसमें से किसी एक कॉलम को हम रो इंडेक्स का हेडर बताना चाहते हैं। हम रो हेडर का मतलब उसका आप कह दो कि नाम देना चाहते हो रो हेडर को। जैसे रो नंबर आ रहा था ना, इसी को मैं रो नंबर के तौर पे यूज करना चाह रहा हूं। सपोज करो जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि रो इंडेक्स आपका 0। मैं जरा पीछे वाले एग्जांपल पे ले चलता हूं कि यहाँ पे आप देखिए कि जब आप डेटा को रीड कर रहे थे, इसी जगह पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे इन्हें रो नंबर क्या दिया, 0 1 2 को रो इंडेक्स बताया। अब मैं ये 0 1 2 को रो इंडेक्स के तौर पे, इस 0 1 2 को रो इंडेक्स के तौर पे ना यूज करके मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलम वैल्यू है, ये जो कॉलम वैल्यू है 101 102 103, इसी को मैं रो इंडेक्स बना दूं। दिस बिकम्स अ रो इंडेक्स। तो कैसे करेंगे इस काम को? इस काम को कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं कि हाउ यू विल डू। फॉर दैट वी हैव अ वन मोर parameters and that is called argument, that is called index underscore call, index call। अब इस इंडेक्स कॉल में जिस कॉलम का नाम आप बता दोगे वो कॉलम क्या होगा, रो इंडेक्स के तौर पे यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यूज द कॉलम ऑफ ए CSV फाइल एज ए डेटा फ्रेम इंडेक्स लेवल। इंडेक्स कॉल आर्गुमेंट्स of a read CSV allow us to use the specified column as a data frame index। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स कॉलम पे एडमिशन नंबर बताया, तो ये एडमिशन नंबर देखो ये रो इंडेक्स बन गया हमारा। ये तो कॉलम हेडर है, ये कॉलम हेडर है, ये कॉलम हेडर है, लेकिन एडमिशन नंबर हमारा क्या है, रो इंडेक्स हो गया। अब मैं जरा से इसको करके दिखाऊंगा तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा समझ पाएंगे इस चीज को प्रॉपर तरीके से। तो चलो आइडली पे लेके चलता हूं मैं। तो ये मैं आइडली पे आ गया हूं और यहाँ पे ठीक है, अब इनको मैं बना देता हूं कमेंट्स, है ना, और इन सबको मैं एक लाइन में डाल देता हूं। अदरवाइज ये कमेंट्स, इन सबको सेलेक्ट करके पूरे कोई कमेंट्स कर देते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मेट में जाके यहाँ पे कमेंट आउट रीजन कर दीजिए, सारा कमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, और अब मान लीजिए कि यहाँ से मैं सबसे पहले वाले को यूज करूंगा। सबसे पहले वाले को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और सबसे पहले वाले को ही यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और ये मैंने डिलीट किया और यहाँ पे कॉमा देके मैंने लगाया इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम दे दिया एडमिशन नंबर। मेरे एडमिशन नंबर में शायद स्पेस है, तो चलो मैं एडमिशन नंबर डाल देता हूँ। ये डाल दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करके अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो रन करने के बाद देखिए जो एडमिशन नंबर कॉलम था वो क्या बना, हमारा इंडेक्स बन गया। तो पहले रो का इंडेक्स क्या है, 102 101, दूसरे रो का क्या है 102, तीसरे का क्या है 103, चौथे का क्या है 104। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम क्या था। मेरे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम है, क्या नाम है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का, उसका नाम है DFOBJ। तो मैं इसको नहीं, DFOBJ नहीं है, DFCSV है, DFCSV। तो देखो CSV प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, DFCSV.loc और मैंने लिख दिया 102। तो देखो ये डेटा हमारा आ गया 102 पे। और अगर इसी जगह पे मान लीजिए कि मैं इस वाले कंसेप्ट को नहीं यूज करके मैं इसको कमेंट बना देता हूं और तब मैं इसको रन करूंगा, तो रन करने के बाद क्या हो गया, अब जब आउटपुट देखोगे तो 0 1 2 3 मिलेगा। तो आपको क्या लिखना है, DFCSV.loc और यहाँ पे 0 डाल दो, तो देखो 0 नंबर पे डेटा आ रहा है। समझ में आया मेरी बात? तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम्स हेडर को, कॉलम पर्टिकुलर कॉलम को आप चाहो तो इंडेक्स कॉलम भी बना सकते हो।
कैसे बना, एक और एग्जांपल्स मैं इस पर रन करा के दिखाता हूँ। सपोज करो कि मैं एडमिशन नंबर को क्यों मैं नेम कॉलम्स को बनाना चाहता हूँ इंडेक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इंडेक्स कॉलम, और यहाँ पे एडमिशन नंबर के बजाय मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। एंड नाउ आई सेव इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। तो रन करता हूं, तो रन करने के बाद देखो अब यहाँ पे नेम कॉलम हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे dfcsb लिखूंगा डॉट loc, और यहाँ पे नेम सॉरी नेम नहीं, नेम में मान लीजिए मैंने अमित को लिख दिया, और अब एक्सेस करता हूँ, देखो अमित का डेटा आ गया। तो इन दिस वे यू कैन चेंज द इंडेक्स कॉलम। बाय डिफॉल्ट तो 0 1 2 होता है, आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। Find the maximum fee from a data frame. There is the max function. With the help of that आप उसके maximum fee पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको data frame object dot column name dot max functions को यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, df dot max लगा दिया, तो ये इसका maximum fee बता देगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल डेटा को रीड करके और ये काम करना है। तो ये तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने लिखा df.csv डॉट कॉलम्स का नाम क्या है, फी डॉट मैक्स लगा देता हूँ, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। दैट इज नॉट द एनी अदर इशू। और यहाँ पे अगर मैं मीन लगा दूंगा तो ये मीन बता देगा, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसमें सम लगा के देखूं, ये सम करके दिखाएगा, यस इट विल गेट द सम वैल्यू आल्सो। तो इस तरह से आप इन फंक्शंस को यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम ए सीएसवी फाइल। सपोज करो कि आप चाहते हो कि यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज टू बी रीड बाय रीड से स्किप रोज, तो मैंने आपको बताया था स्किप रोज से होता है कि आप किसी रो को स्किप कर सकते हैं कि भाई मुझे पहले 2 रो को नहीं रीड करना है, या मुझे इस पोजीशन रो को रीड नहीं करना है। लेकिन अगर आप आप बताना चाहते हो कि मैं 4 रो को ही रीड करना चाहता हूं, मैं 2 को ही रीड करना चाहता हूं, मैं 5 को ही रीड करना चाहता हूं, तो दैट फॉर दैट पर्पस वी हैव एन रोज, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज यू वांट टू रीड। तो एन रोज आर्गुमेंट की मदद से आप ये बता सकते हो कि कितने वैल्यू को आपको रीड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे pd.readcsv लिखा और nrows इक्वल टू 2 कर दिया, तो ये क्या करेगा, 2 रो को ही यूज करेगा। ये क्या करेगा, 2 रो को ही यूज करेगा और उसको प्रिंट करके दिखाएगा। यहाँ पे 2 रो को ही यूज कर रहा है, ठीक है। तो चलो मैं इसको एक बार आइडियली पे दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हूँ और ये मैं इस एग्जांपल्स के अंदर से मैं इसको कॉपी नहीं करूंगा, इसको कमेंट बनाऊंगा सीधा और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी पेस्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ से इनको डिलीट करके और मैं लगाऊंगा nrows इज इक्वल टू 2। मैंने बोला nrows इक्वल टू 2 कि 2 ही रो को रीड करना है। रन कर देता हूँ, रन करके देखो now you are getting the output, it's reading the only 2 rows। फर्स्ट 2 रो को इसने रीड किया, एक तो कॉलम हेडर था तो फर्स्ट 2 रो को यूज किया। अगर 2 के जगह पे मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तब क्या होगा देखते हैं जरा सा, रन करा के व्हाट हैपन। ये क्या खुल गया, नो आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर। तो नाउ आई एम रनिंग इट एंड अब देखो इसने एम्प्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम हमें दे दिया, ठीक है। तो कोई डेटा फ्रेम नहीं आया इसमें। और अब अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं या 3 कर दूं तो 3 नंबर्स 3 रोज को ये रीड करेगा। तो देखते हैं कि 3 रो कैसे रीड होता है। तो रन पे जाते हैं, रन पे जाके मैंने इसको रन मॉड्यूल किया, तो नाउ इट्स विल रीडिंग द 3 रोज। इस तरीके से आप 3 रोज को भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट इन दिस। This is the reading from a CSV file having different separators. Means you can give. Means suppose करो कि आपके CSV फाइल के अंदर में कोई दूसरा सेपरेटर लगा हुआ है और आप उस सेपरेटर के तौर पर उसको यूज करना चाहते हो। हमारे पास एक data1.csv फाइल है जिसमें मैंने सेमीकोलन एज ए सेपरेटर लगा रखा है, और अगर मैं उसको यूज करना चाहूँ तो कैसे यूज करूंगा, तो वहां पे हमें SAP आर्गुमेंट्स को यूज करना पड़ेगा और SAP आर्गुमेंट्स के साथ आपको बताने पड़ेंगे उसके सेपरेटर। आपको वहां पे सेपरेटर बताना पड़ेगा SAP आर्गुमेंट के साथ कि व्हिच कैरेक्टर इज अ सेपरेटर कैरेक्टर, और जब आप उस सेपरेटर कैरेक्टर बताओगे तो वो उसको रीड करके दिखाएगा। अगर आपने प्रॉपर वे में, जैसे देखो मैंने यहाँ पे data1.csv को रीड किया है बट मैंने यहाँ पे सेपरेटर नहीं बताया, तो नहीं बताया तो ये पूरा का पूरा एंटायर वैल्यू को इसने एक कॉलम समझ लिया, क्योंकि यहाँ कॉमा तो है नहीं। तो डिफॉल्ट सेपरेटर इसका क्या है, कॉमा। तो कॉमा इसे मिला नहीं, इसलिए इसने क्या किया, एंटायर वैल्यू को एक कॉलम समझ लिया। लेकिन जैसे ही मैंने SAP इक्वल टू कॉलन लगा दिया, इसने डेटा को क्या किया, डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये भी ऑप्शन है कि कई बार कॉमा सेपरेटर नहीं होते हैं, सिंपल डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए हम वहां पे सेपरेटर में कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम काम कैसे करेंगे, हमें SAP को यूज करना पड़ेगा। एक बार आइडियली पे चलते हैं और फिर देखते हैं।
तो मैं आइडल पे आ चुका हूं और यहाँ पे अब मैं चेंज करूंगा अपने इस वाले कमांड को और यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाता हूं और यहाँ फाइल का नाम मैं data1 कर देता हूं। बस मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ फाइल का नाम चेंज कर दिया, data1 CSV कर दिया और अब मैं इसको रन कराता हूं तो देखो ये एंटायर वैल्यू इज द 1 कॉलम, ये सबको एक कॉलम की तरह काउंट कर रहा है। लेकिन इसी जगह पे मैंने यहाँ पे लगा दिया sap इक्वल टू कॉलन, sap इक्वल टू सेमी कॉलन मैंने लिख दिया और अब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो नाउ इट्स रीडिंग एज अ सेपरेट कॉलम। तो इस तरीके से आप सेपरेटर को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने डेटा फ्रेम में, और आप डिफरेंट सेपरेटर्स वाले रिकॉर्ड्स को भी रीड कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, आई विल टॉक अबाउट हाउ टू रीड द copy the data from data frame to CSV file. Okay, I hope so you understand this video. If you have any doubt, you may write comments to me. वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।